हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सप्लेन करूंगी इसकी इनटू लव का एपिसोड 11। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में दो लड़कियां यान से स्कीइंग सिखाने के लिए कहती है तो यान नान की ओर देखता है और उन लड़कियों को हाँ कह देता है। जी यान को सुनाने जा रही थी पर नान उसे रोक लेती है। जी अब गुस्से से बाहर चली जाती है। चोंग उसे रोकने आता है पर जी बहुत ड्रंक हो चुकी थी तो वो चोंग को विलन कह के चली जाती है। जी बाहर आके नान के लिए एक हैंडसम कोच ढूंढ रही थी, तभी वो देखती है उसके पास दाईदियो बैठा है। वो दाईदियो से नशे में ही बात कर रही थी। जाई दाईदियो से कहती है नान को स्कीइंग सिखाने के लिए। दाई कहता है मैं कोई कोच नहीं हूँ। अब जी उसे भड़काने लगती है कि मेरे मास्टर बेस्ट है। तब वहाँ चोंग जी को ढूंढते हुए आ जाता है और जी को कहता है तुम इस स्टूपिड गाय से बात कर रही हो। जी चोंग को पूरी बात बताती है। दाई जी की बात मान जाता है और कल सुबह का टाइम देता है। फिर चोंग और जी चले जाते हैं। घर जाते टाइम चोंग जी को कार बिठाता है। नैना ड्राइव करने वाली थी। जी चोंग को पास लाके उसके गर्दन में काट लेती है। चोंग चिल्लाता है। सब हैरान हो गए थे। चोंग भी शॉक्ड था। वो जी के पास बैठता है और फिर खुद स्माइल करने लगता है। चोंग जी को उठा के होटल वापस ले आता है। जी बड़बड़ा रही थी, तभी चोंग जी के पॉकेट से उसका रूम कार्ड बाहर निकालता है। जी ने चोंग को हक करके रखा था। चोंग जी से पूछता है इमिंग तुम्हारे लिए क्या है। जी कहती है वो मेरा पड़ोसी था और अभी वो अब्रॉड से लौटा है। चोंग अब जी को अंदर ले जाता है। चोंग उसे बेड पे बिठाता है। जी उसे पास लाती है और कहती है क्या तुम अभी तक परेशान हो इमिंग को लेके? मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। चोंग स्माइल करता है और जी को सुला के चला जाता है। इस तरफ नान और यान इमिंग को रूम छोड़ते हैं। इमिंग बस जी का नाम लिए जा रहा था। दोनों चले जाते हैं। नान यान को कहती है कल तुम्हारा क्लास है इसलिए तुम रेस्ट करो और गुड नाइट कह के चली जाती है। यान सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे जी नैन को कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक कोच देखा है। तभी जी के सामने चोंग आता है। उसके गर्दन में बाइट के निशान को देख के कल रात की बात को जी सोचने लगती है और शर्मा जाती है। पीछे से दाईदू आता है और जी के पास उसका गॉगल्स देखता है। दाई कहता है तुम्हारे गॉगल्स तो बहुत अच्छे हैं। चोंग कहता है इसे मैंने दिया है उसे। नैन जी को कहती है ये दाई के गॉगल्स है जो चोंग ने जीता था। जी और चोंग चले जाते हैं। नैन दाई को बता रहा था कि उसने क्या क्या सीखा है। तब दाई कहता है तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, तुम और भी बहुत कुछ सीख सकती थी। तभी वहाँ यान आता है। दाई यान को सुनाने के लिए जोर जोर से नान को बोलता है जिसे खुद स्कीइंग ना आता हो उसे दूसरों को सिखाना नहीं चाहिए। दोनों चले जाते हैं। यान अब कुछ सामान लेने जाता है। यान चोंग के पास आके कहता है दाईदू नान को स्कीइंग सिखा रहा है। चोंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो यान गुस्से में कहता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चोंग कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये नैन की मर्जी है कि वो किसे कोच बनाए किसे नहीं। तो यान मुंह फुला के चला जाता है। दाई नान को सिखा रहा था। दोनों ऊपर जाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। पीछे यान भी आ जाता है। यान की स्टूडेंट यान से बात किए जा रही थी पर यान तो बस दाई और नान पे ही देखे जा रहा था। उस लाइन में जी और चोंग भी आता है और यान के एक्सप्रेशन देख के जी हंसने लगती है। चोंग और जी को कहता है बेसन में नाने ने जितना स्कीइंग सीखा तुमने उतना नहीं सीखा। जी कहती है मैं उससे अलग हूँ। चोंग पूछता है कैसे? जी कहती है मैंने आपको नहीं बदला। तो चोंग थोड़ा ब्लश करता है। जी दाई का नाम लिए जा रही थी जो सुन के चोंग थोड़ा जेलस हो रहा था। जी कहती है जेलस मत हो, मैं आपको चेंज नहीं करूंगी। तो चोंग चुप हो जाता है और जी हंसती है। स्कीइंग के टाइम दाईदू और सच में नैन को बहुत अच्छे से सिखा रहा था। नैन दाई की पहली स्टूडेंट है लेकिन दाई के सिखाने से नैन बहुत अच्छे से सीख रही थी। चोंग जी और इमिंग भी उन दोनों को देख रहे थे। नैन को देख के चोंग कहता है ये भी तुम्हारे साथ ही बेईसान में पहली बार स्कीइंग किया था, लेकिन देखो नैन कितना सीख चुकी है। इमिंग कहता है जी भी अच्छी स्कीइंग करती है। इमिंग जी को भड़काने लगता है कि चोंग पे ट्रस्ट मत करना, तुम्हारे होते हुए ये नैन की तारीफ कर रहा है। तो जी गुस्सा होकर चोंग पे स्नो फेंकने लगती है। तो चोंग भी उस पे स्नो फेंकता है और तीनों ऐसे ही खेलते रहते हैं। इधर नैन और दाई स्कीइंग कर रहे थे। तब किसी और की वजह से नैन गिर जाती है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इधर चोंग जी और इमिंग स्कीइंग कर रहे थे। तभी जी को कॉल आता है। दाई ने कॉल किया था नैन के फ़ोन से और नैन के एक्सीडेंट की बात बताता है। ये सुन के इमिंग चला जाता है और चोंग जी को ले जाता है। इस तरफ यान का लेसन ओवर हो चुका था। वो लड़की यान को कॉफ़ी के लिए
लिए पूछती है पर यान मना कर देता है। लड़की चली जाती है। बेइसी यान को आके कहता है, मैंने दाई को देखा जो नैन को उठा के ले जा रहा था। ये सुन के यान परेशान होके नैन को कॉल करता है। दाई कॉल उठाता है और नैन के गिरने की न्यूज़ सुनता है तो वो दाई पे बहुत गुस्सा करने लगता है। दाई नैन को कहता है इसका प्रॉब्लम क्या है। इस तरफ चोंग और जी वापस आते हैं। चोंग दाई के स्कीज को देख के उसे ले जाने लगता है। वहाँ यान आता है और दाई का बोर्ड चोंग से छीन के उस पर लात मारने लगता है। जी उसे रोकने की कोशिश करती है। चोंग कहता है खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। चोंग यान को समझाने आता है पर यान चोंग पे ही चिल्ला रहा था। जी देखती है चोंग के हाथ पे चोट लगी है तो वो उन दोनों को चुप करा के चोंग को लेके चली जाती है। और अब यान को पछतावा हो रहा था। चोंग को बैंडेज लगवाने के बाद जी उसे कार में बिठाती है और चोंग का सीट बेल्ट लगाने लगती है। चोंग जी को देख के स्माइल कर रहा था। जी उसे पूछती है क्या हुआ। चोंग कहता है तुम कितनी फिक्र कर रही हो। जी ब्लश करती है और दोनों चले जाते हैं। इधर यान नान के रूम आके ही दाई को देख के उसे धक्का मार देता है और दोनों में ढिशुम स्टार्ट हो जाता है। नान उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और पुलिस को कॉल कर देती है। इस तरफ जी चोंग के हाथ के लिए स्टिचेस लगवाने आई थी। जी को इतना परेशान देख के चोंग उसे बाहर भेज देता है। जी नैन को कॉल करती है। नैन उसे सब बताती है। इमिंग ने उन दोनों को बांध के रखा था। वहाँ पुलिस आते हैं तो नान कॉल रख देती है। डॉक्टर चोंग के फैमिली मेम्बर को बुलाता है तो जी अंदर जाती है और डॉक्टर उसे मेडिसिन लाने कहता है। चोंग और जी को कहता है उन्होंने बोला फैमिली मेम्बर, तो जी ब्लश करती है और चोंग को अंकल कह के भाग जाती है। इधर पुलिस वाले दोनों से पूछताछ कर रहे थे। बाहर बेइसी नैन को कहता है क्या ये प्यार का चक्कर है या फिर बदला। नैन कहती है तुम अपने फ्रेंड से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तो बेइसी कहता है कल जब वो ड्रंक था तब यान बहुत रो रहा था और सामान मुझे फेंक के मार रहा था। ये सुन के नैन थोड़ा सैड हो जाती है। इधर जी चोंग की केयर कर रही थी और कहती है अगर मैंने दाई को स्कीइंग सिखाने ना कही होती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। चोंग जी को ओवर थिंकिंग करने से मना करता है। चोंग दाई की भी फिक्र कर रहा था तो जी उसे टीज करने लगती है। चोंग के मेडिसिन लेने के बाद दोनों नैन के पास आते हैं। यान चोंग से माफ़ी मांगता है तो चोंग उसे माफ़ कर देता है। यान नैन से भी माफ़ी मांगता है और दाई से भी माफ़ी मांगता है। दाई भी यान से माफ़ी मांग के चोंग के हाथ के बारे में पूछ के चला जाता है। सबको चुप और सीरियस देख के इमिंग कहता है कहीं घूमने चलते हैं। चोंग कहता है मेरे भी हाथ में लगी है तो मैं स्कीइंग नहीं कर सकता, तो क्यों ना लेज़ो घूमने चले। सब मान जाते हैं और लेज़ो जाने का प्लान बनाते हैं। हुआलिन में शेन अपने मॉम के साथ थी तभी दाई उसे कॉल करता है तो वो बात करने आती है। शेन दाई से गुस्सा थी क्योंकि चोंग ने शेन को फाइट वाली बात बता दिया था। दाई कहता है वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। शेन दाई को पनिशमेंट में 100 पुशअप्स करने कहती है और कॉल रख देती है। दाई मैसेज करता है क्या डिस्काउंट दे के 99 पुशअप्स हो सकते हैं। शेन स्माइल करती है और पास सोचती है। यहाँ हमें उनकी बातें तो सुनाई नहीं देती क्योंकि शेन बस उन दोनों के क्यूट मोमेंट्स को सोच रही थी, जैसे शेन की दाई केयर करता था और उसका साथ देता था। और ये सब सोच के शेन स्माइल करती है और यहीं पर एपिसोड 11 एंड हो जाता है। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में चोंग जी को कहता है शेन ने मेरी वजह से अपने दोनों पैर खो दिए। बचपन में जब वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी तब से मैं उसे स्कीइंग कराने ले जाता था। शेन स्कीइंग को पसंद करने लगी मेरी वजह से, इसलिए मैं हमेशा खुद को दोष देता हूँ। शेन का जूनियर टीम में सिलेक्शन भी हो गया था और मुझे यकीन था वो गोल्ड मेडल ज़रूर जीतेगी, लेकिन विंटर ओलंपिक के टाइम शेन स्टंट करते हुए गिर गई। चोंग उसे देखने हॉस्पिटल आता है। वो अपने पापा को देखता है, उसके पापा रो रहे थे। मिस्टर शेन चोंग को कहते हैं तुम्हारी बहन ने अपने दोनों पैर खो दिए। चोंग शेन के रूम देखने आता है। वहाँ उसकी मॉम पहले से बैठी थी और शेन बेहोश थी। चोंग शेन की पैरों को ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। ये देख उसकी मॉम बहुत रोने लगती है। चोंग अपनी मॉम को पकड़ के रोता है। प्रेजेंट में चोंग रो रहा था। जी कहती है ये सब के लिए अनएक्सपेक्टेड था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चोंग कहता है कुछ जख्म हील हो जाते हैं लेकिन शेन का पैर कभी ठीक नहीं हो सकता। मैंने हमेशा उसके एक नॉर्मल लाइफ के लिए बेस्ट प्रोसेसेस देना चाहा है। जी पूछती है आप आगे क्या करोगी। चोंग कहता है शेन के एक्सीडेंट के बाद मैंने कभी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद शेन को फिर से ट्रॉमा हुआ था। अगर मेरा एक और बार
एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मॉम और डैड खुद को संभाल नहीं पाएंगे। जी उससे माफ़ी मांगती है उसके पास्ट के बारे में पूछने के लिए। चोंग कहता है मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि शेन बस स्ट्रांग होने का दिखावा करती है ताकि हम उसे लेके परेशान ना हो, लेकिन अकेले में वो रोती थी। फिर एक दिन उसने बोला उसे कॉमिक्स से प्यार हो गया है और उसको एक आइडल भी मिल गया है जो कि तुम हो। तब से वो हैप्पी रहने लगी, उसका दर्द थोड़ा कम हो गया। जी स्माइल करती है और चोंग से पूछती है अगर आपको कभी मौका मिले फिर से नेशनल टीम में खेलने का तो आप क्या करोगे। चोंग कहता है मैं ज़रूर खेलूँगा। अब सोते टाइम वहाँ सिर्फ एक ही स्लीपिंग बैग था। जी कहती है हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो ये अजीब नहीं होगा, हम साथ में सो सकते हैं। जी अंदर जाके लेट जाती है और चोंग को भी आने कहती है। चोंग के पास और कोई रास्ता नहीं था तो चोंग भी अंदर चला जाता है और जी के पास लेट जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो जी चोंग को गुड नाइट कह के दूसरी तरफ घूम जाती है। फिर कुछ देर बाद वो चोंग की तरफ मुड़ती है और देखती है चोंग सो गया है, तो वो अपने फिंगर से चोंग के लिप्स को टच करने वाली ही थी तब चोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। चोंग जी के क्लोज आके उसके फोरहेड पे किस करता है। जी ब्लश करती है। चोंग कहता है मैं तुमको कल एक जगह ले जाऊंगा और कुछ बोलूंगा। जी पूछती है कल क्यों, अभी क्यों नहीं। चोंग जी के सर में हाथ रखता है और सोने कहता है। फिर क्या सिनेमा बंद, दोनों सो जाते हैं। अब गुड नाइट से गुड मॉर्निंग होती है। जी चोंग के हाथ के ऊपर सो रही थी। जी की नींद खुलती है और वो चोंग को सोते हुए देखती है तो उसे टाइट हग करती है, पर चोंग पहले से जागा था जो देख जी तुरंत बेड से उतर जाती है। चोंग जी को कहता है कौन तुमसे शादी करेगा। अब जी शर्मा के वहाँ से निकल जाती है और चोंग को वॉशअप बैग देती है तो चोंग हंसने लगता है। दोनों अब वहाँ से बाहर आते हैं। चोंग जी को एक जगह ले जाने वाला था। चलते चलते जी लोन ट्री को देखती है और उसके पास जाते हुए जी चोंग को कहती है लोन ट्री का एक सीक्रेट है, ये ट्री कभी अकेले नहीं रहता, हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहता है। चोंग स्माइल करता है। दोनों ट्री के पास आते हैं। अब चोंग कहता है इस ट्री का एक लेजेंड है जो कहता है जो भी इस ट्री के नीचे अपने प्यार का इजहार करेगा वो लोग हमेशा साथ रहेंगे। चोंग जी का हाथ पकड़ता है और जी स्माइल करती है। चोंग उसे प्रपोज कर देता है। चोंग कहता है मैं तुम्हें इस ट्री के नीचे लाया हूँ ताकि हम हमेशा साथ रहें। जी उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। चोंग जी के पास आता है और उसे किस करता है। दोनों किस करते रहते हैं। फिर जी स्माइल करके चोंग को हक करती है। चोंग कहता है तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी, स्कीइंग के अलावा कुछ नहीं था, तुम मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट हो जो गॉड ने मुझे दिया है। जी तो बहुत खुश हो जाती है और ये मोमेंट दोनों के लिए बहुत स्पेशल होता है। इस तरफ इमिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो जी को ढूंढने के लिए फिर से जाने वाला था, लेकिन तभी वो चोंग की कार को देखता है। वो कार से बाहर आके देखता है चोंग और जी साथ में है। ये देख के इमिंग बहुत सैड हो जाता है। बाकी सब लोग उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख के बहुत खुश होते हैं। जी उन्हें सब बताती है। सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। इधर इमिंग रूम में अकेले परेशान और उदास बैठा था। यान को सर्दी लगी थी। नेक्स्ट सीन में जी फ्रेश होके बाहर आती है और सोचने लगती है चोंग की बात कि वो फिर से लौटना चाहेगा अगर उसको चांस मिले तो। जी ऐसे ही चोंग की एक अलग से स्टोरी बनाती है और कॉमिक की स्टोरी लिखने लगती है। अब सब लंच करने आते हैं और जी एंड चोंग सेफ वापस आए थे इसके लिए सेलिब्रेट भी करते हैं। इमिंग उन दोनों को साथ में देख के बहुत सैड बैठा था। यान ने सबके लिए स्पेशल नूडल्स बनाया था लेकिन उसे बहुत सर्दी लगी थी तो वो मेडिसिन लेने चला जाता है। रात को जी ड्रंक होके सबसे बातें कर रही थी। चोंग उसे संभाल रहा था। इमिंग का दिल बार बार टूट रहा था लेकिन फिर भी वो फेक स्माइल किए जा रहा था। तबीयत खराब में यान लेटा था। वो उठ के किसी को उसके सामने देखता है। वो सोचता है वहाँ हुआ यान है, पर फिर देखता है वो नैन थी। नैन उसे पानी और मेडिसिन देती है। नैन उसके पास ही बैठी रहती है। यान अब पास्ट सोचता है स्कूल वाली नैन को और अब हम यहाँ पर स्कूल वाले यान को भी देखते हैं। यान ने नैन को वो डॉग दिया था। दोनों दोस्त थे पर यान अपनी लुक्स की वजह से हमेशा नैन को खोने के डर में रहता था।
ये सब याद करके यैन परेशान होता है। नैन उससे कहती है अभी सो जाओ, अगर कल तक फीवर कम नहीं हुआ तो हम हॉस्पिटल चलेंगे। यैन हाँ कहता है और लेट जाता है तो नैन चली जाती है। इधर मन काम कर रही थी। मिस्टर वांग उसे कॉल करके एक नंबर देता है। ये नंबर चोंग का था। मिस्टर वांग उसे कहता है ये एक बहुत अच्छा रिटायर्ड स्नोबोर्डर है, इसे कॉल करके इसका इंटरव्यू लो तुम्हारे कॉमिक के मटेरियल के लिए। मन हाँ कहती है और कॉल रख देती है। नेक्स्ट डे इमिंग फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आता है। यैन अभी तक सो रहा था। नैन से पता चलता है जी और चोंग सुबह ही बाहर गए हैं, जो सुन इमिंग फिर सैड हो जाता है। अब यैन बाहर आता है, उसका फीवर ठीक हो गया था। बेसी से पता चलता है सब पेडिक्योर करने गए हैं। बेसी यैन को हनी वाटर देता है। यैन उसे पीने वाला था, तब बेसी कहता है ये हनी वाटर नैन रखे गई है। नैन बेसी को मैसेज भी करता है यैन उठा या नहीं, उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं। बेसी यैन से पूछता है तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, तो यैन बेसी को मार के चला जाता है। अब पेडिक्योर करते टाइम बेसी हॉरर मूवी देख रहा था और बहुत डर रहा था, लेकिन इमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेसी पूछता है तुम्हारे फीलिंग्स कहाँ गए। बेसी सो गया था। इमिंग जी को सोच के बहुत रो रहा था और सच में यहाँ इमिंग को रोते हुए देख के बहुत बुरा लगता है। रात में इमिंग अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहा था। वहाँ चोंग आता है और इमिंग के पास बैठ जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। इमिंग चोंग को कहता है जी एक बहुत अच्छी और बहादुर लड़की है, मैंने उसे पहली बार मेरे ट्रेनियर के बर्थडे पे देखा था, उसकी स्माइल से ही मैं भी स्माइल करता था। मैंने आज तक कभी जी को सिस्टर नहीं माना था, लेकिन अब से जी को मैं अपनी रियल सिस्टर मानूंगा। और ये पर एपिसोड 13 एंड हो जाता है। इमिंग को भी पता चल गया था जी उसे अब कभी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि उसके लाइफ में ऑलरेडी चोंग आ चुका है, इसलिए उसने पहले से ही गिव अप कर दिया ताकि उनमें कोई भी दुश्मनी ना हो। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में इमिंग कहता है मैं अब जी को अपनी रियल सिस्टर मानूंगा। चोंग कहता है मैं कभी उसे रोने नहीं दूंगा और ना ही उसका दिल तोड़ूंगा। इमिंग स्माइल करता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इधर जी मन लगा के कॉमिक बना रही थी, तभी उसके विंडो पे चोंग आता है। जी कहती है आप अंदर आओ, मैं आपको मेरी कॉमिक की स्टोरी बताऊंगी। चोंग अंदर आता है और जी अपने कॉमिक की स्टोरी बताने लगती है। जी चोंग को अपनी स्टोरी की हेल्प से ये समझाने की कोशिश करती है कि चोंग को अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए। चोंग जी की बातें समझ जाता है और जी को किस करता है। दोनों किस करते हैं। चोंग अब जी को बताता है जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हारे कॉमिक के मटेरियल के लिए किसी से मिलवाऊंगा। तो जी चोंग को हक करती है। नेक्स्ट डे जी और चोंग रेस्टोरेंट में थे, तभी वहाँ चोंग के दोस्त आते हैं। जी चोंग के पास आ जाती है। जी सबसे मिलती है। वहाँ उनके साथ दाईदुओ भी आया था। सब लोग बैठ जाते हैं और जी उनका इंटरव्यू लेने लगती है। चोंग बाहर ऑर्डर लेने आता है जहाँ दाईदुओ बैठा था। ऑर्डर लेते टाइम ओनर भी चोंग को कहता है हम भी फिर से तुम्हें नेशनल टीम में देखना चाहते हैं। चोंग कहता है मेरी सिचुएशन अभी पहले जैसी नहीं है। तब दाईदुओ गुस्से में कहता है क्या है तुम्हारी सिचुएशन जो तुम स्कीइंग नहीं कर सकते, क्या तुम हमारा प्रॉमिस भूल गए। अब हमें पास्ट दिखाते हैं। दाई चोंग को कहता है मैं शायद कभी तुम्हारे जैसा स्कीइंग ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तभी दोनों हैंड बैंड देखते हैं। चोंग और दाई वो पहन लेते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों एक साथ गोल्ड जीतेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। प्रेजेंट में दाई कहता है पूरी टीम और कोच अभी तक तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं और तुम उन सब से भाग रहे हो। जी उनका झगड़ा सुन के उसके पास आती है और दाई को मार के चुप करने कहती है। चोंग जी को लेकर चला जाता है तो दाई भी गुस्से से वहां से चला जाता है। चोंग के दोस्त सिचुएशन समझ के वहां से चले जाते हैं। चोंग जी को शांत कराता है। तभी मैन चोंग को कॉल करती है इंटरव्यू के लिए। जी मैन की बात सुनने लगती है, लेकिन चोंग मैन को इंटरव्यू देने से मना करता है और कॉल रख देता है। मैन शॉक हो जाती है। जी चोंग को कहती है आपको उसे इंटरव्यू देना चाहिए था। चोंग कहता है मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। जी पूछती है क्यों, तो चोंग कहता है मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जी शर्मा जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को सारे लोग गेम्स खेल रहे थे, तभी वहाँ जी और चोंग आते हैं। वो दोनों भी सबको ज्वाइन करते हैं। तभी दाई यैन के फ़ोन में एक वीडियो भेजता है। सब वीडियो देखते हैं। दाई एक मुश्किल
स्टंट कर रहा था। स्टंट के बाद दाई कहता है मैं ये देखना चाहता हूँ। सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब चोंग कहता है मैं ये स्टंट नहीं कर सकता, तो सब चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट डे चोंग और सब स्कीइंग की जगह आते हैं जहाँ कोच वांग दाई दो के साथ सबको ट्रेनिंग दे रहा था। चोंग कोच के पास आता है। कोच तो उसे देख के बहुत खुश होते हैं। दाई कोच के पास आता है तो कोच दाई को मारने लगते हैं। दाई चोंग को पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। चोंग कहता है गेस करो। चोंग चला जाता है। कोच स्माइल करता है। चोंग दाई के वीडियो वाला स्टंट करने आया था। जी को चोंग की टेंशन हो रही थी तो चोंग उसे हक करके कहता है कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। चोंग अब जाने लगता है। फ्रेशर्स दाई को कहते हैं आप जैसा स्टंट कोई नहीं कर सकता। दाई कहता है तुम लोग नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो भी नहीं कर सकता। चोंग स्टंट करने जाता है। सब टेंशन में थे। चोंग के पास कोच आता है। दोनों थोड़ा पुरानी बातें करते हैं और चोंग स्टंट करने चला जाता है। चोंग ये स्टंट सक्सेसफुली कर लेता है। सब बहुत खुश होते हैं। कोच भी बहुत खुश होते हैं। दाई को यकीन था चोंग ये कर लेगा। दाई ताली बजाता है और चोंग दाई के पास आता है। चोंग दाई को कहता है तुमने पूछा था ना मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं तुम्हें ये दिखाने आया था। दाई कहता है हाँ मैंने देख लिया। कोच आके कहता है मैं इतने सालों से स्कीइंग कर रहा हूँ लेकिन ये स्टंट मैं भी नहीं कर सकता। चोंग वापस आ जाओ। चोंग हाँ कहता है। दाई को बिलीव नहीं होता कि चोंग ने हाँ कह दिया। वो कहता है झूठ मत बोलो, क्या तुम सच में आ रहे हो। चोंग कहता है हाँ मैं वापस आ रहा हूँ। तो दाई खुशी से चोंग को हक करता है और शाबाशी देता है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं। कोच भी उनको ज्वाइन करता है और तीनों बहुत खुश थे, स्पेशली कोच और दाई। सब वापस जा रहे थे। चोंग जी को कहता है मैं सच में नेशनल टीम में वापस जा रहा हूँ। जी कहती है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं भी अपने कॉमिक के फर्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि दोनों बहुत मेहनत करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। जी ले फेंग और शेन के साथ वीडियो कॉल में थी और अपने कॉमिक का फर्स्ट एपिसोड अपलोड कर देती है। सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेफेन और शेन कॉल रख देते हैं। अब सारे लोग एक छोटा सा म्यूजियम जैसी जगह में आते हैं जहाँ स्की रिलेटेड पुरानी चीज़ें थी। वहाँ सब ओल्ड क्लॉथ्स भी देखते हैं तो सब अपने आउटफिट चूज़ करके प्रॉपर ड्रेसअप होके बाहर आते हैं। सब एक साथ फ़ोटो खींचते हैं। इसके बाद खाना खाते हुए एंजॉय करने लगते हैं। सभी लोग जी को डांस करने कहते हैं। जी डांस करने जाती है। फिर सब एक साथ बातें करने लगते हैं और बहुत मज़े करते हैं। अब लंच के टाइम में शन की हेल्थ की बात आता है तो इमिंग नान से चोंग की सिस्टर के बारे में पूछता है। नान उसे सब बता देती है। सब चोंग को सपोर्ट करते हैं। सब अब फिर से डांस करने जाते हैं। इमिंग चोंग के पास आके उसे कहता है मैंने जर्मनी में ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किया है, अगर तुम अपने सिस्टर का केस मुझे दो तो मैं उसे बेस्ट प्रोसेसेस दूंगा। चोंग इस बारे में सोचता है। अब हुआलिन का सीन दिखाते हैं जहाँ शेन ड्राइंग कर रही थी। तभी मिसेस शेन उसके पास आती है और ब्रेक लेने कहती है। शेन वीडियोस देखती है इंटरनेट पे। उसकी मॉम भी चोंग का वीडियो देखती है और परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। शेन तो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसकी मॉम को शॉक लगा था। इधर शाम में सब बॉनफायर के चारों तरफ डांस कर रहे थे और सब यहाँ पे बहुत मज़े कर रहे थे। इमिंग मिल्क टी पीने चला जाता है। कुछ देर बाद जी और चोंग भी चले जाते हैं। जी और चोंग इमिंग के पास आते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं। जी और चोंग दोनों इमिंग को थैंक्स कहते हैं शन की हेल्प करने की वजह से। इमिंग कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। अब सभी लोग उनको ज्वाइन करते हैं। जी चोंग को कहती है शन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप भी गोल्ड ज़रूर जीतोगे। चोंग जी को कहता है तुम्हारी कॉमिक भी नंबर 1 होगा, लेकिन हमारा क्या। जी स्माइल करके कहती है हम भी एक साथ बहुत खुश रहेंगे। चोंग आसमान में स्टार्स को देखता है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। यैन और नान भी स्टार्स को देख रहे थे। यैन नान को कहता है जब हम वापस नानचैंग लौटेंगे तो क्या तुम ये याद रखोगी कि हमने साथ में सनराइज़ देखा था और ये बॉनफायर डांस भी किया था। नैन कहती है शायद ही याद रखूं। तो यैन थोड़ा सैड हो जाता है। अब शन का घर दिखाते हैं। शन ड्राइंग कर रही थी। जी उसे मैसेज करके बताती है कि हम कल लौट रहे हैं और मैं तुमसे कल मिलने आ रही हूँ। अब नेक्स्ट डे सारे लोग अपने बोरिया बिस्तर को बांध के लौट रहे थे और यहीं पर एपिसोड 14 एंड हो जाता है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में सारे लोग एयरपोर्ट में थे। यैन अपने फैमिली से मिलने जा रहा था। जी और चोंग हुआलिन जा रहे थे चोंग के घर। नैन जी को कहती है जल्दी लौट आना, तो जी
हाँ कहती है। इमिंग चोंग को कहता है मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। फिर दोनों हक करते हैं। दूर से यैन नैन को देखता है और सैड होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नैन जी की मॉम से मिलने आई थी। मिसेस हुई नैन से जी के बारे में पूछती है तो नैन उनको झूठ बोल देती है और मीटिंग का बहाना बना के चली जाती है। उसका झूठ मिसेस हुई अच्छे से समझ चुकी थी। इधर हुआलिन में चोंग जी को उसके फैमिली से उसकी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस कराता है और चोंग के पेरेंट्स विद शेन बहुत खुश होते हैं। सब अब डिनर करने आते हैं। चोंग अपने पेरेंट्स को कहता है जी का एक दोस्त है जो डॉक्टर है और वो जर्मनी से शेन के लिए बेस्ट प्रोसेसेस बनवाएगा और शेन को ठीक करेगा। ये सुन के मिस्टर एंड मिसेस शेन जी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ टोस्ट करते हैं। सब बहुत इमोशनल हो गए थे। शेन भी उनके साथ टोस्ट करती है। रात को जी और शेन लेफेंग के साथ कॉल पे अपने कॉमिक की रैंकिंग देख रहे थे पर उनका रैंकिंग अभी कम था जो देख शेन सैड हो जाती है। लेफेंग कहती है जी का अकाउंट अभी न्यू है इसलिए शायद ट्रैफिक कम है, बाद में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट डे मिसेस शेन मिस्टर शेन को चोंग का वीडियो दिखाते हैं और कहती है चोंग अभी भी उस प्लेटफॉर्म में है। तभी ही चोंग और शेन जी को एयरपोर्ट छोड़ के घर लौटते हैं और बाहर से उनको अपने मॉम और डैड की बातें सुनाई देता है। डैड मॉम से पूछते हैं अगर चोंग फिर से नेशनल टीम में लौटना चाहे तो तुम क्या करोगी। मॉम कहती है मुझे हमेशा से ही पता है कि वो लौटना चाहता है। मिसेस शेन रोते हुए कहती है मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सेफ रहे। चोंग अपनी मॉम का रोना सुनता है। शेन उसे हौसला देती है और मिस्टर शेन मिसेस शेन को चुप कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में जी के साथ चोंग और शेन नानचेंग आते हैं शेन के इलाज के लिए। ब्रोकर उनको एक रेंट हाउस दिखाता है जो हॉस्पिटल के पास है और रेंट भी कम है। सबको ये घर पसंद आता है तो चोंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। फिर जी और चोंग शॉपिंग के लिए आते हैं। चोंग कहता है तुम अब से हमारे साथ खाना खाना और चाहे तो हमारे साथ रह भी सकती हो। तो जी शर्मा के कहती है ये बहुत जल्दी होगा। अब दोनों घर वापस आते हैं। शेन अपने मॉम के साथ वीडियो कॉल पे थी। दोनों उनको हेलो बोल के कुकिंग करने चले जाते हैं। शेन अपनी मॉम को कहता है मुझे नहीं लगता कि ये दोनों खाना बना भी पाएंगे। इधर जी चॉपिंग कर रही थी तो चोंग पहले उसका हैंड वॉश कराता है जिससे उसकी डिश थोड़ी सी जल जाती है। अब दोनों साथ में मज़े करते हुए कुकिंग करने लगते हैं। दोनों फाइनली डिनर बना लेते हैं। शेन जी की बनाई हुई डिश को खाती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। चोंग कहता है कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे। जी कहती है तो मैं इमिंग से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। जी अब चोंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है और फिर तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद चोंग डिश वॉश कर रहा था। जी और शेन कॉमिक के लिए काम कर रहे थे। चोंग ट्रैश फेंकने बाहर जाता है। वहाँ शेन आती है और चोंग को कहती है जी ने पूरे दिन बहुत मेहनत किया है इसीलिए वो थक के सो गई है। शेन पूछती है चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है क्या हम यही सेलिब्रेट करेंगे। चोंग कहता है अगर सब ठीक रहा तो हम हुआलिन में सेलिब्रेट करेंगे। चोंग को शेन की टेंशन हो रहा था तो शेन कहती है फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। दोनों अब घर के अंदर आते हैं। शेन अपने रूम चली जाती है। चोंग जी के पास बैठता है और जी के सर को अपने शोल्डर पे रख देता है और वहीं पे बैठा रहता है। नेक्स्ट डे तीनों हॉस्पिटल आते हैं और शेन को सरप्राइज देने दाई भी वहाँ आता है। शेन तो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ इमिंग आता है और सबसे मिलता है। चोंग इमिंग को फिर से थैंक यू कहता है। शेन देखती है इमिंग हेड डॉक्टर है तो उसे अब बिलीव हो जाता है कि उसका पैर ठीक हो जाएगा। शेन इमिंग को थैंक यू कहती है। इमिंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम एक फैमिली है। सब अब इमिंग के ऑफिस जाने लगते हैं। इमिंग शेन से पूछता है तुमने पूछा नहीं कि हम फैमिली कैसे हुए। जब तक तुम्हारा भाई जी से ब्रेकअप नहीं कर लेता तब तक हम एक फैमिली है। शेन को कुछ समझ नहीं आता। जी इमिंग को चुप करने कहती है तो इमिंग कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब सब इमिंग के चेकअप के लिए आते हैं। इमिंग शेन का लेग देखता है तो उससे शेन की स्किन बिल्कुल ठीक लगता है। इमिंग शेन का स्ट्रेंथ देखता है। शेन पैरों को अच्छे से हिला पा रही थी। तो सब कुछ देखने के बाद इमिंग कहता है तुम प्रोसेसेस लेने के लिए एकदम सुइटेबल हो। जो सुन सारे लोगों को फेस पे खुशी आ जाती है। इमिंग MRI के लिए अपॉइंटमेंट लेने चला जाता है। शेन के फेस पे एक राहत की मुस्कान आती है क्योंकि अब वो भी चल सकती थी। सारे लोग इमिंग के ऑफिस आते हैं। इमिंग ने MRI के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। इमिंग उनको कहता है तुम लोगों को अब बस एक और बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा। सारे लोग बहुत खुश होते हैं। इमिंग कहता है तब तक
तुम नैनचैंग घूमो। शेन बहुत एक्साइटेड थी और सभी लोग फिर से इमिंग को थैंक यू कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब सब के बाद जी और चोंग एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फोटोज़ भी लेते हैं। जी और चोंग नैन के साथ लंच करने आए थे। चोंग कहता है जैसे ही शेन का चेकअप हो जाएगा हम हुआलिन लौट जाएंगे। नैन कहती है इतनी जल्दी, हम कोई साथ में और ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। चोंग कहता है अब मैं नेशनल टीम में लौट चुका हूँ तो अब मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा। फिर उनका ऑर्डर आता है। जी अब अपनी एक और पुरानी असिस्टेंट मेजी से चैट करती है और उसको भी वापस फिर से उनका टीम में ज्वाइन करने के लिए कहती है, जो देख मेजी थोड़ा सैड हो जाती है और जी को रिप्लाई देती है कि मैं अब मेरे बेटे शुआन के एजुकेशन के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा ड्राइंग के लिए। जी अब लेफैन को कॉल करके मेजी के बारे में पूछती है पर लेफैन को भी मेजी के बारे में नहीं पता था। जी मिस्टर जैंग को कॉल करती है। मिस्टर जैंग सोच रहे थे कि जी ने उनको कॉल किया है कॉमिक के लिए, लेकिन जी कहती है कि मैंने मेजी के बारे में जानने के लिए आपको कॉल किया है। तो मिस्टर जैंग बताते हैं उसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, एक सिंगल मॉम है और उसका बेटा शुआन उसको हर वक्त मुश्किल में डालता है। मैं भी उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सका। तुम्हारे जाने के बाद उसको ऑफिस में सब ने बुली किया है। जी समझ जाती है और मिस्टर जैंग को थैंक यू कह के कॉल रख देती है। जी वापस टेबल पे आती है। चोंग पूछता है क्या हुआ तो जी कहती है मैं कल मेजी से मिलने जाऊंगी और दोनों को पूरी बात बताती है। चोंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तो जी मान जाती है। नेक्स्ट डे दोनों बस से मेजी के घर जा रहे थे। जी चोंग को मेजी के बारे में बताती है कि मेजी का कुछ साल पहले ही डिवोर्स हो गया था, तब से वो शुआन को अकेले पाल रही है। उसका एक्स हस्बैंड कभी अपने बेटे से मिलने भी नहीं आया। मेजी को मेरे पास मिस्टर वोंग ने भेजा था। मेजी ने कभी कॉमिक ड्राइंग नहीं किया था। वो एक सुपरमार्केट में जॉब करती थी, फिर अपने बेटे को संभालती थी। जब उसे फ्री टाइम मिलता था तो वो मेरे पास आके ड्राइंग करती थी। मेजी बहुत जल्दी सीख गई थी। मेरा एआई कंट्रोवर्सी होने के बाद हम अलग हो गए। मेजी का बेटा शुआन ऑनलाइन गेम एडिक्ट हो गया और मेरे जाने के बाद उसको ऑफिस में सब ने बुली किया। मिस्टर वोंग ने मेजी की कोई हेल्प भी नहीं किया। कितने बुरे बॉस है वो। चोंग जी को शांत कराता है। दोनों अब मेजी के लोकेशन पे पहुंचते हैं। मेजी एक पुराने बिल्डिंग में रहती थी। जी डोर नॉक करती है तभी पीछे से मेजी आती है। मेजी उन दोनों को अंदर ले आती है और जी को देख के बहुत खुश होती है। तीनों बात कर रहे थे। जी शुआन की बात करती है। मेजी शुआन को बुलाती है पर शुआन डोर नहीं खोलता और जैसे मेजी अंदर जाती है तो शुआन बेड पे लेट जाता है। जी और चोंग उसको देखने आते हैं तब भी शुआन उनसे बात नहीं करता तो सब चले जाते हैं। मेजी उनको कहती है इसी की वजह से मैंने मजबूरी में उसको स्कूल से सस्पेंड करा दिया। चोंग कहता है ऐसे अकेले रहने पे वो और बिगड़ सकता है। कल मैं उसे अकेले वॉक पे ले जाऊंगा और उसके साथ अकेले में बात करूंगा। तो मेजी मान जाती है। अब इमिंग अपने फैमिली डिनर में आता है उसके मॉम और डैड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। मिसेस लेनी इमिंग को कहती है सिर्फ काम पे फोकस मत करो, जी के साथ भी टाइम स्पेंड करो, पता नहीं कब वो मेरी बहू बनेगी। इमिंग कुछ नहीं कहता। नैन हंसने लगती है तो मिसेस लेन उसको भी कहती है तुम कब अपने बॉयफ्रेंड को घर लेके आओगी। नैन कहती है मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, आप पहले किससे मिलना चाहोगी। तभी यान उसे मैसेज करता है और कहता है मैं तो बस देख रहा था कहीं तुमने मुझे फिर से हटा तो नहीं दिया। तब इमिंग यान का मैसेज देख के उसे चिढ़ाने लगता है। यान खुश होता है कि नैन ने उसे हटाया नहीं। नेक्स्ट डे जी मेजी को शॉपिंग के लिए लेके आई थी। फिर दोनों एक परफ्यूम शॉप पे जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में चोंग शुआन को लेके स्कीइंग करने आया था। तभी वहाँ चोंग के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और चोंग को वापस टीम में लौटने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सभी शुआन के बारे में पूछते हैं तो चोंग उसको एक छोटा सा दोस्त कह के इंट्रोड्यूस कराता है। सारे लोग शुआन को लकी कहते हैं क्योंकि चोंग उसे स्कीइंग सिखाने लेके आया था, पर शुआन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जी और मेजी घूम रहे थे तभी लेफैन आके मेजी को सरप्राइज़ देती है। तभी वहाँ शेन दाई के साथ आती है। शेन तो लेफैन को देख के बहुत खुश थी। एक्चुअली दोनों खुश थे क्योंकि अब दोनों ऑफलाइन भी मिल चुके थे।
जी सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। ले फैन दाई के बारे में पूछती है तो शेन कहती है मेरे भाई ने इसे मेरा ड्राइवर बनाया है। जी तो हैरान हो जाती है। वो लोग दाई को डिनर के लिए पूछते हैं पर दाई मना करके वहाँ से चला जाता है। जी मेजी को कहती है मैंने मिस्टर जैंग को भी बुलाया है। इधर चोंग इतनी अच्छी स्कीइंग करता है जो देख वहाँ खड़े सारे लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। चोंग शुआन को पूछता है सीखना है। शुआन स्माइल करके कहता है हाँ। इस तरफ सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मेजी जी को कहती है अगर मैं वापस आई तो मैं तुम लोगों पे बोझ बनूंगी। जी कहती है तुम बोझ नहीं हो, तुम घर पे रह के ड्राइंग करना और कुछ डिस्कस करना हो तो हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। मेजी मान जाती है और एआई कंट्रोवर्सी में जी का साथ ना देने के लिए माफ़ी मांगती है। जो सुन मिस्टर जैंग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मिस्टर जैंग एआई कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कुछ बोलने वाले थे पर जी उनको चुप करा के बात को घुमा देती है। इस तरफ चोंग शुआन को स्नोबोर्डिंग सिखाने लगता है। शुआन पहले तो गिर जाता है पर फिर चोंग के अच्छी कोचिंग की वजह से शुआन अच्छे से स्नोबोर्डिंग करने लगता है। लर्निंग के बाद शुआन थक गया था तो चोंग उसे पानी देता है और उसके साथ बात करता है। शुआन कहता है मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। चोंग कहता है तुम्हारी मॉम ने कहा तुमने उनका पैसा लेके गेम में उड़ा दिया। शुआन कहता है ऑनलाइन गेम्स से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चोंग शुआन की डैड की बात को लेके आता है तो शुआन गुस्सा हो जाता है। शुआन कहता है उनको मेरे डैड होने का कोई हक नहीं है। तो चोंग कहता है तुम्हारे एज में स्कूल जाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे कमाना नहीं। अपने डैड जैसा मत बनो। शुआन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उनके जैसा नहीं हूँ। इधर कैरियोके में सब मज़े कर रहे थे तभी वहाँ मिस्टर जैंग आके जी को बुलाते हैं और बाहर आके कहते हैं मुझे अब घर जाना पड़ेगा। मिस्टर जैंग जी को कहते हैं तुम तो पहले से ही सब कुछ जानती हो। जी कहती है अगर मैं सबको सच बता देती तो आपको जॉब से निकाल देते। मतलब वो एआई इंसिडेंट मिस्टर जैंग ने ही किया था। मिस्टर जैंग ने ही एआई को यूज़ किया था जी के कॉमिक में। मिस्टर जैंग जी से माफ़ी के चले जाते हैं। जी सोचती है मिस्टर जैंग एक बहुत अच्छे हस्बैंड और फादर है, इनके बिना मैं इतना आगे नहीं आ पाती। इधर शुआन रो रहा था तो चोंग उसे टिश्यू देता है और कहता है तुम गेम्स खेल के पैसे कमाना चाहते हो, क्या ये बात तुमने अपनी मॉम को बताया? शुआन कहता है नहीं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे नहीं बताया था कि जी के ऑफिस छोड़ने के बाद ऑफिस में सब उन्हें बुली करते थे। चोंग कहता है वो तुमको वॉरी नहीं करना चाहती थी। चोंग पूछता है क्या तुम अपने मॉम से प्यार करते हो? शुआन कहता है हाँ। चोंग कहता है तो ये बात अपनी मॉम से भी कहो। शुआन कहता है क्या आप अपनी मॉम को कॉल करके ये बात बता सकते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो? तो चोंग अपनी मॉम को कॉल करता है और हिचकिचाते हुए उन्हें आई लव यू कहता है। पीछे से उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है और वो भी चोंग को आई लव यू टू कहती है। कॉल रखने के बाद चोंग कहता है अब तुम्हारी बारी। शुआन कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो चोंग कहता है अगर तुम ऐसे उनको नहीं बोल सकते तो मेरे पास एक आइडिया है। इधर जी और मेजी आ रहे थे तभी शुआन बियर बन के मेजी के पास आता है। वहाँ चोंग भी आता है। शुआन वहीं से अपने मॉम को आई लव यू कहता है। मेजी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। मेजी टेडी का हेड खोलती है तब शुआन उससे फिर से आई लव यू कहता है। तो मेजी उसे हक करके और इमोशनल होकर कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेजी और शुआन दोनों चोंग और जी को थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जी तो हैरान हो गई थी क्योंकि शुआन पूरा चेंज हो गया था। चोंग अब जी को पूछता है तुमको पता है हम पहले कहाँ मिले थे? जी कहती है एनीमे कार्निवल में। चोंग कहता है नहीं, हम यहाँ मिले थे। जी अब सोच के याद करती है वही बियर कॉस्ट्यूम वाला जिसकी जी ने हेल्प किया था। जी शर्मा जाती है और चोंग उसे किस करता है। जी स्माइल करती है। दोनों अब जाने लगते हैं। चोंग रियलाइज़ करता है शायद उसी दिन जब उसने जी को पहली बार देखा था तभी उसको जी से प्यार हो गया था। अब दाई और शेन नानचेंग घूम रहे थे। शेन एक एक मोमेंट्स को एंजॉय कर रही थी। शेन दाई को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। दोनों अब पोस्ट कार्ड खरीद रहे थे और शेन उस पोस्ट कार्ड में दाई के लिए लेटर लिखती है और उसके स्कीइंग के फ्यूचर के लिए बहुत
सारी दुआएं देती है। अब दाई शन के लिए लेटर लिखता है और शन के पैरों के लिए बहुत सारी बातें लिखता है कि अगर तुम्हारा पैर ठीक ना भी हो तो भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये सब लिखने के बाद दाई इमोशनल हो जाता है। वहाँ शन आती है और दाई की आंखों में आंसू देखती है। शन उससे पूछती है क्या हुआ, तो दाई कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, कल मुझे लौटना पड़ेगा टीम में, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ सकता और न्यू ईयर के लिए मुझे कनाडा अपने फैमिली के पास जाना पड़ेगा। शन उसकी बात समझ जाता है। दाई उसे गिफ्ट देने की बात करता है तो शन कहती है मुझे स्नीकर्स चाहिए, जब मैं चल पाऊंगी तब मैं वो स्नीकर्स पहनूंगी और तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। दाई मान जाता है। इसके बाद दाई और शन घर आते हैं। दाई डोर खोलता है। शन सैड थी तो दाई उसको किस करता है जो जी और चोंग देख लेते हैं। शन तो शर्मा गई थी। चोंग और जी उनके पास आते हैं और चोंग उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। अंदर सारे लोग चुप थे। जी दाई को आंखों से इशारा करती है चोंग से बात करने के लिए, लेकिन दाई तो डर रहा था और वो मना करता है। पर शन के इशारे पे दाई चोंग को कैंडीज देता है। चोंग कहता है अगर मैं तुम लोगों को नहीं देखता तो कितने दिन मुझसे ये बात छुपाते। शन कहती है हमने कुछ भी छुपाया नहीं है, तुमने ही बस नोटिस नहीं किया। चोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं था। शन तो हंस के कहती है तुम्हें पता था तो ये तो अच्छी बात है। दाई कहता है वैसे भी तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी गर्लफ्रेंड क्या चाहती है वो ज़्यादा मैटर करता है। जी कहती है तुम्हें शन के भाई की अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। जी दाई को कहती है तुम ये बताओ कि तुम शन से कितना प्यार करते हो और उसके लिए कितना सीरियस हो। दाई अब सीरियस होकर कहता है मैं शन को बहुत प्यार करता हूँ और उसको लेके मैं शुरू से ही सीरियस था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता शन की सिचुएशन कैसी भी हो, मैं उससे हमेशा प्यार करता रहूँगा, उसका गुस्सा भी संभाल लूँगा और उसकी एक एक बात मानूंगा और उसके भाई को भी अपना भाई मानूंगा। शन इमोशनल हो गई थी। चोंग कहता है मुझे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। शन कहती है इसका मतलब तुम मान गए। चोंग कुछ नहीं कहता। दाई चोंग का कंधा मसाज करके उसे मक्खन लगाने लगता है। अब नेक्स्ट डे जी आके हॉस्पिटल इमिंग के साथ मिलती है। वहाँ जी के मॉम और डैड भी थे और दोनों जी और इमिंग को साथ में देख के स्माइल करते हैं। फिर जब जी की मॉम जी को चोंग के साथ देखती है तो उनकी स्माइल गायब हो जाती है। जी अपने मॉम और डैड को देखती है और घबरा जाती है। जी शन और चोंग को अपने मॉम और डैड से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन वो चोंग को शन का भाई कह के इंट्रोड्यूस कराती है। मिसेस सुई उन सबको अपने घर इनवाइट करती है। सब मान जाते हैं। सारे अब जाने लगते हैं। जी कार में चोंग को मैसेज करती है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मॉम और डैड हॉस्पिटल में आ जाएंगे, मेरी फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। चोंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो भी थोड़ा परेशान था और यहीं पर एपिसोड 16 एंड हो जाता है। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में जी के मॉम के इनविटेशन पे सारे लोग जी के घर आते हैं। मिसेस हुई जी को अपने नेबर का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि उसने अपने बराबरी के लड़के से शादी किया है। जी तो बस सुनती रहती है। चोंग मिसेस हुई से माफ़ी मांगता है उनके लिए कोई गिफ्ट ना लाने के लिए। मिसेस हुई कहती है कोई बात नहीं। मिस्टर हुई जी को कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को नानचैंग घुमाने के लिए। जी कहती है मैंने तो पूरा प्लान बना लिया है। मिसेस हुई कहती है जी ने खुद ही नानचैंग पूरा नहीं देखा तो ये कैसे घुमाएगी। इमिंग कहता है मैं उनके साथ रहूँगा। तो इस बात पे मिसेस हुई मान जाती है और सब लंच करने जाते हैं। टेबल पे मिसेस हुई जी और शन को ज़्यादा से ज़्यादा सूप पीने कहती है तो शन इमिंग को यहाँ अपने प्रोस्थेसिस के लिए थैंक यू कहती है। मिस्टर हुई कहते हैं इमिंग एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, तुम बिल्कुल सही हाथों में हो। मिसेस हुई को शन से पता चलता है कि शन ने अपने पैरों को स्नोबोर्डिंग की वजह से ही खो दिया था। तो मिसेस हुई जी को स्नोबोर्डिंग करने से मना करती है। तो इमिंग के साथ जी भी उन्हें समझाती है कि चोंग एक प्रोफेशनल कोच है, वो जी को कुछ नहीं होने देगा। अब मिसेस हुई चोंग के इनकम के बारे में पूछने वाली ही थी पर जी उनको रोक देती है। चोंग कहता है मेरे इनकम डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ अब मिसेस हुई अपने बातों के हिसाब से इमिंग के करियर को ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश करती है। इमिंग यहाँ चोंग का सपोर्ट करता है और चोंग को नेशनल टीम में लौटने की खबर भी देता है, जो सुन के वो दोनों थोड़ा सा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन फिर मिसेस हुई कहती है एथलीट के करियर ज़्यादा दिन नहीं चलते, लेकिन डॉक्टर जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके वैल्यू उतना बढ़ती है। लेकिन फिर भी सब चोंग को सपोर्ट करते हैं और चोंग यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है। अब लंच के बाद चोंग वॉशरूम में खुद को देख रहा था। वो बाहर आता है तो जी पहले
से उसका इंतज़ार कर रही थी। चोंग को जी बात करने के लिए बुलाती है। जी चोंग से माफ़ी मांगती है उसके मॉम के बिहेवियर के लिए और उसने अपने पेरेंट्स को सच नहीं बोला कि चोंग उसका बॉयफ्रेंड है। जी कहती है मैं मेरे मॉम और डैड से ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ, बचपन से मैं अकेली रही हूँ और मेरी नैनी ने मुझे पाला था। उन्होंने मुझे ज़रा भी वक्त नहीं दिया, वो बस काम में ही बिजी रहते थे और जब मैं बड़ी हुई तो मैं अकेले रहने लगी और अपने डिसीजंस खुद लेने लगी। चोंग कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रांग हो। जी उसे किस करती है और उनको साथ में जी के डैड देख लेते हैं। अब रात में चोंग घर का काम कर रहा था और बस मिसिस वी की बातों को ही सोचे जा रहा था। शेन आके उसे बुलाती है। शेन चोंग को कहती है जी की फैमिली और हम में बहुत डिफरेंस है, तुम्हें उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। चोंग कहता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। शेन पूछती है जी ने तुमसे क्या कहा। चोंग कहता है उसने कहा है मुझे टेंशन ना लेने के लिए। जी के पेरेंट्स का ओपिनियन हमारे रिलेशन में कोई भी असर नहीं डालेगा। शेन तो खुश होकर जी की तारीफ करने लगती है। तभी चोंग को जी के डैड कॉल करते हैं और अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट डे चोंग मिस्टर वी का वेट कर रहा था। वहाँ मिस्टर वी आते हैं और अब इनकी बात स्टार्ट होता है। मिस्टर वी पूछते हैं सच बोलो तुम और जी रिलेशन में हो ना। चोंग कहता है हाँ, मैं अपने सिस्टर के पैरों के लिए यहाँ आया था और आप लोगों से मुलाकात हो गई। मैंने कोई गिफ्ट भी नहीं लाया था इसलिए मैंने आप लोगों को सच नहीं बताया। मिस्टर वी कहते हैं तुम में गुड मैनर्स है और तुम अच्छे दिखते भी हो, बहुत सारी लड़कियां तुमको अप्रोच करती होगी, फिर मेरी बेटी को ही क्यों चुना। चोंग कहता है क्योंकि जी बहुत काइंड है और बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छी है। मिस्टर वी कहते हैं हाँ ये बात तो सच है, बचपन से वो अकेली रही है और पेरेंट्स होने के नाते ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब दोनों जी के ड्रीम के बारे में बात करते हैं कि जी का कॉमिक करियर एक अच्छा करियर नहीं है। चोंग जी के ड्रीम को सपोर्ट करता है पर मिस्टर वी कहते हैं कि ड्रीम तुमको खाना ला के नहीं देगी। मिस्टर वी चोंग से पूछते हैं तुम अभी एक कोच हो, लेकिन इसके बाद जब तुम 40 साल के हो जाओगे उसके बाद क्या करोगे, और तुम्हारी एक सिस्टर भी है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए होगा। चोंग कहता है मेरी सिस्टर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। मिस्टर वी कहते हैं जी ने बचपन से एक कंफर्टेबल लाइफ बिताई है, तुमको कोचिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तब तुम जी को कैसे टाइम दोगे। चोंग कहता है मेरे सिस्टर के प्रोसेसेस के बाद मैं नेशनल टीम में जाऊंगा और मैं जी के लिए बहुत मेहनत करूंगा। मिस्टर वी चोंग को सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या तुम जीत भी पाओगे। अब मीटिंग के बाद चोंग अकेले था, वो जी को कॉल करता है और बात करके दोनों मिलते हैं। दोनों अब घूम रहे थे। जी तब छोटे छोटे टर्टल्स को देखती है। चोंग जी को देख के उसके डैड की बातों को सोचता है। मिस्टर वी ने कहा था जी हमारी एक लौटती बेटी है जिसे हम फ्यूचर में हैप्पी और स्टेबल देखना चाहते हैं, जो तुम नहीं कर सकते। चोंग कहता है मैं जी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मिस्टर वी कहते हैं तुम रिस्पॉन्सिबल हो लेकिन अभी हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकते। अब प्रेजेंट में जी चोंग को सैड देखती है और उससे पूछती है क्या हुआ। चोंग जी को शुक्रिया कहता है हर एक चीज़ के लिए। जी चोंग को हक करती है और चोंग से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। चोंग जी को हक करता है और सॉरी कहता है। जी पूछती है क्यों। चोंग कहता है मैं तुम्हारे पापा को प्रूफ नहीं कर सका, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथों में हाथ रख के चलना चाहता हूँ बिना किसी की परवाह किए हुए। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, लेकिन अभी मैं वो तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगी। मैं हमारे फ्यूचर के लिए और तुम्हें खुश रखने के लिए और मेहनत करूँगा, तब तक मुझे थोड़ा टाइम दो, हम लोग अलग हो जाते हैं। जी कहती है नहीं, मेरे मॉम ने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया इसलिए तुम ये कर रहे हो ना। मैं मेरे मॉम से बात करूँगी और उन्हें समझाऊँगी, मुझसे प्लीज़ ऐसे बात मत करो। पर चोंग उसकी एक नहीं सुनता। जी गुस्से में कहती है तो तुम इसलिए मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। जी अब रोते हुए कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन को रेस्पेक्ट करती हूँ, और रोते हुए चली जाती है। चोंग भी रोता है। जी परेशान थी, वो चोंग को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता। वो वापस जाना चाहती है पर नहीं जाती। जी घर आती है, वो बहुत टेंशन में थी। जी चोंग को कॉल करती है पर कॉल चोंग नहीं उठा था, तो वो नैन को कॉल करती है और नैन को सब बताती है। नैन को ये पहले से पता था कि ये दिन ज़रूर आएगा। नैन ने बहुत लड़कों को डेट किया था तो जी उससे एडवाइस मांगती है
नैन कहती है चोंग साइलर को से बहुत डिफरेंट है। नैन पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए चोंग से बात करूं? जी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही देख लूँगी, और कॉल रख देती है। चोंग इधर अकेले देवदास बन के भटक रहा था। इधर जी अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो ऑनलाइन भी सोशल स्टेटस मिसमैच्ड रिलेशनशिप की सल्यूशन ढूंढती है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो वो गुस्से में चोंग की ड्राइंग बनाती है और कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर चोंग घर आता है लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती अंदर जाने का, तो वो बैकयार्ड में ही बैठता है और जी के मैसेजेस और कॉल्स को देखता है। ये सब देख के वो बहुत रोने लगता है और यहीं पर एपिसोड 17 एंड हो जाता है। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में चोंग ने जी का कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो जी ड्रिंक कर रही थी और बहुत रो रही थी। वो अपने मन को दिलासा देती है कि ब्रेकअप ही तो हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन फिर वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे जी एक टर्टल स्लीपर पकड़े बैठी थी। नैन उसे कॉल करके अपने कॉमिक अकाउंट को देखने कहती है जो रैंक पे था। दोनों देखते हैं जी के दोनों अकाउंट में हजारों लाइक्स, शेयर और कमेंट्स थे। इधर हॉस्पिटल में शन जी को मैसेज करती है क्योंकि जी नहीं आई थी। वहाँ चोंग भी था। इमिंग आके उन्हें गुड न्यूज़ देता है कि जर्मनी से प्रोसेस प्लेस हो चुका है। शन तो बहुत खुश होती है। इमिंग उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने की बात करता है क्योंकि वो लोग वापस जा रहे थे। इमिंग चोंग को कहता है जी की मॉम अच्छी है, बस कभी कभी अजीब हो जाती है, तुम उनकी ज़्यादा फिक्र मत करो। चोंग इमिंग को कहता है मेरे जाने के बाद जी का ख्याल रखना। इमिंग हाँ कहता है। और इस तरफ मिस्टर वांग और मिस्टर जैंग पे मान को लेके बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मैंने कितने पैसे खर्च किए उस पर और उसने कितना बेकार कॉमिक बनाया है, वो टॉप 10 में भी नहीं है। मिस्टर वांग जी के कॉमिक का परफॉर्मेंस एक एक करके मिस्टर जैंग को सुनाने लगते हैं और कहते हैं ये कॉमिक जल्दी से ठीक करो और इसमें ट्रैफिक लाओ, अगर इसमें ट्रैफिक नहीं आया तो मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। मिस्टर जैंग चले जाते हैं। मिस्टर वांग जी का कॉमिक देखता है और उनको ये पैटर्न जाना पहचाना लगता है। वो नहीं जानते थे कि यह अकाउंट जी का है। इस तरफ जी अकेली थी। वहाँ मेजी और लेफेन आती है। दोनों अब जी के साथ ही स्टूडियो में काम करने वाली थी, तो जी बहुत खुश हो जाती है। चोंग शन के रूम आता है। शन चोंग को कहती है जी बहुत परेशान है, उन्होंने 1 महीने का काम बस 1 हफ्ते में पूरा कर दिया है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, पता नहीं वो इतनी सैड क्यों हैं। चोंग उसके रूम से बाहर आता है और जी को कॉल करने की सोचता है पर वो नहीं करता। इधर नानचैंग में जी बस चोंग के अलग होने की बात को ही सोचे जा रही थी। जी चोंग की ड्राइंग करते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज़ सुन के लेफेन और मेजी पूछते हैं क्या हुआ, तो जी उनसे बहाना बना देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर जैंग परेशान बैठे थे। वहाँ उनके पास मैन आती है। वो दोनों बात कर रहे थे कि कंपटीशन में तो हम अच्छे रिव्यूज़ नहीं ला पाए और ना ही रैंकिंग मिली है, इसलिए हमें फेवरेट सॉन्ग की एंडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी वरना हम दोनों को ही निकाल देंगे। मैन फेवरेट सॉन्ग को अपने अकॉर्डिंग करना चाहती थी, लेकिन मिस्टर जैंग जी की आइडिया को ही बेस्ट कहते हैं। मैन मिस्टर जैंग से पूछती है क्या आपको लगता है मैं लीड आर्टिस्ट बन सकती हूँ? मिस्टर जैंग कहते हैं ड्राइंग करते रहो, उससे तुम और बेहतर बनोगी। तो मैन स्माइल करती है। मैन अब अपने टेबल पे आके फेवरेट सॉन्ग की कॉमिक को देख के पास्ट सोचती है कि कैसे कॉमिक ने उस कॉमिक को सबने मिलकर बनाया था और तब सबकी आंखों में सपने बड़े बड़े थे। प्रेजेंट में मिस्टर वांग वहाँ चिल्लाते हुए आते हैं और मिस्टर जैंग को बाहर बुलाते हैं। जैसे मिस्टर जैंग बाहर आते हैं तो मिस्टर वांग उनको जी की बात बताते हैं। मिस्टर जैंग देखते हैं कि जी की कॉमिक फर्स्ट रैंक पे है, तो मिस्टर वांग सबको कहते हैं अगर 3 दिन में हम रैंक पे नहीं आए तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा, इसलिए सभी अपने काम पे लग जाते हैं। इस तरफ जी, लेफेन और मेजी फर्स्ट रैंक आने पे सेलिब्रेट कर रहे थे और अपनी मेजी ने फेवरेट सॉन्ग का जिक्र जी के सामने करती है पर जी उससे बुरा नहीं मानती। फिर सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर वांग जी की कॉमिक को देख रहा था। वहाँ मिस्टर जैंग आते हैं। मिस्टर वांग जैंग से पूछते हैं तुमने कुछ सोचा इसे जी का क्या करना है? मिस्टर जैंग कहते हैं नहीं, तो मिस्टर वांग कहते हैं तुम जाओ, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। मिस्टर वांग अब एक न्यूज़ देखते एक आर्टिस्ट ने फेक स्टैटिक बनाया है और इससे उनको आइडिया मिलता है और वो मिस्टर मा नाम के एक बंदे को कॉल करते हैं।
अब नेक्स्ट डे जी अपने अकाउंट को देखती है, उसके कॉमिक पे 5 लाख से भी ज़्यादा वोट्स आए थे। वो हैरान हो जाती है। वहाँ ले फैन आती है, वो उसे भी ये न्यूज़ देती है। ले फैन तो बहुत खुश होती है, लेकिन जी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि कंपटीशन के साइट पे उतने लोग ही नहीं थे जितने उनको वोट्स मिले हैं। जी पेज रिफ्रेश करती है और कुछ सेकंड्स में ही 5000 वोट्स बढ़ गए थे। जी अब कमेटी को कॉल करती है। इधर मिस्टर वांग के पास मिस्टर जैंग आते हैं। मिस्टर वांग बहुत खुश थे। अचानक मिस्टर वांग जी के बारे में बहुत अच्छी बातें करने लगता है कि वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ रही है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। मिस्टर जैंग को कुछ गड़बड़ लगता है, पर मिस्टर वांग की बात सुन के मिस्टर जैंग चले जाते हैं। मिस्टर जैंग को दाल में कुछ काला लगता है। वो जी के कॉमिक में इतने सारे वोट्स देखते हैं और तब उनको समझ आने लगता है। इधर शेन भी यही देख रही थी। वहाँ चोंग आता है तो शेन चोंग को भी ये परेशानी बताती है। बेसी तब चोंग को मैसेज करके कहता है जी के कमेंट सेक्शन में सब बोल रहे हैं कि जी ने वोट्स खरीदे हैं और फेक वोट डाले हैं। शेन परेशान हो जाती है। इधर जी कमेटी से बात करके उनको यकीन दिलाती है कि उसने कुछ नहीं किया है। ले फैन जी को परेशान ना होने कहती है। तब मिस्टर वांग जी को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो जी समझ जाती है कि ये सब मिस्टर वांग ने किया है। मिस्टर वांग कहते हैं मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, और कॉल रख देता है। नेक्स्ट डे जी उठ के देखती है फेयरवेल सॉन्ग का लास्ट चैप्टर रिलीज हो गया है। जी और ले फैन उसे देखती है तो जी को ये सही नहीं लगता, तो वो मान मान से बात करने के लिए आती है। जी मान मान को समझाती है कि फेयरवेल सॉन्ग का एंडिंग अच्छा नहीं है, ऐसे कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं करता। मान मान कहती है तुम अब फेयरवेल सॉन्ग का ऑथर नहीं हो, वो मैं हूँ, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगी। जी उसे आराम से समझाती है कि मुझे पता है तुमने ये मिस्टर वांग के प्रेशर में आके किया है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारा कंपटीशन वाला कॉमिक भी देखा है और तुमने वो भी जल्दबाज में बनाया, इसीलिए ठीक नहीं बना। जी यहाँ मान मान को कुछ चीज़ें समझाती है। मान मान जी को कहती है जब हमने एक साथ फेयरवेल सॉन्ग को बनाया था वो टाइम मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। फिर एआई इंसिडेंट हुआ, मुझे यकीन है वो गलती तुम्हारी नहीं थी, पर कभी भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। एआई इंसिडेंट के बाद मुझे मेरा करियर बिखरते हुए दिख रहा था। तब मिस्टर वांग ने आके मुझसे डील किया तो मैंने उन्हें मना नहीं कर पाई और उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। जी मान मान की परेशानी को समझती है। बहुत दिन बाद दोनों ने इतने अच्छे से बात किया है। मान मान और जी मिस्टर वांग की बात कर रहे थे कि वो इंसान कितना ग्रीडी है। अब जी एक लॉयर से बात करती है और कल दोनों जाएंगे मिस्टर वांग से मिलने। इधर नैन के पास चोंग कॉल करता है और कहता है मैंने सुना है तुम एंटरटेनमेंट कंपनी में भी काम करती हो। मैंने मेरे दोस्त से बात करके जी को जिसने फेक्स वोट किए हैं उन सब की लिस्ट बनाई है, इसलिए प्लीज़ जी की हेल्प कर दो। नैन मान जाती है। नैन चोंग को एडवाइस देती है कि चोंग अगर जी से गिव अप करना चाहता है तो उसको पूरा छोड़ दे, पर चोंग मना करता है और कॉल रख देता है। नैन अब जी को मैसेज करके फेक वोट कंपनीज की लिस्ट दे देती है। नेक्स्ट डे जी लॉयर के साथ मिस्टर वांग से मिलने आती है और मिस्टर वांग को फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जो मिस्टर वांग ने जी से साइन कराए थे। जी हाँ अपने फेयरवेल सॉन्ग और अपना पेन नेम जाई को वापस मांगती है और मिस्टर वांग ने जो फेक वोट्स जी के अकाउंट में डाले थे उसके भी सारे सबूत जी के पास मौजूद थे, पर मिस्टर वांग मना करता है। तो जी कहती है अगर आपने नहीं किया तो हम कोर्ट में मिलेंगे और टाइगर एनिमेशन भी बर्बाद हो जाएगा। जी चली जाती है। मिस्टर वांग तो बहुत गुस्सा करने लगते हैं। जी को जाते हुए मिस्टर जैंग भी देखते हैं और ऑफिस के सारे लोग जी को गुड लक कह के विश करते हैं और ये पर एपिसोड 18 एंड हो जाता है। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में जी ले फैन और मेजी के साथ एक लेटर लिखती है और अपने अकाउंट में पोस्ट कर देती है। चोंग उस लेटर को पढ़ता है। जी ने लिखा था मैं जाई हूँ, मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में टाइगर एनिमेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन टाइगर एनिमेशन ने मेरे साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे फेयरवेल सॉन्ग के साथ साथ मेरा जाई नेम भी मुझसे छीन लिया। लेकिन अब मैं टाइगर एनिमेशन पूरी तरीके से छोड़ चुकी हूँ और आज से मैं अपना स्टूडियो ओपन कर रही हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट देते रहना। ये पढ़ के चोंग फिर से जी को मैसेज करने जाता है लेकिन नहीं कर पाता। वहाँ शेन आती है और चोंग को कहती है इतना भी पत्थर दिल मत
बनो, जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है और तुमने उसको एक कॉल तक नहीं किया, तो कम से कम एक मैसेज कर दो। ऐसे करोगे तो इमिंग जी को तुमसे छीन लेगा। शन ये कह के अपना मुंह बंद कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जी अपने पोस्ट के कमेंट पढ़ रही थी, पर कोई भी कमेंट जी की तरफ नहीं था। मिस्टर जैंग भी कमेंट्स पढ़ रहे थे। यहाँ मिस्टर जैंग पास्ट सोचते हैं कि मिस्टर वांग के प्रेशर में आके ही मिस्टर जैंग ने एआई का यूज़ किया था। मिस्टर वांग ने उनको धमकी भी दिया था। मिस्टर जैंग अब खुद एक लेटर लिख के पोस्ट करते हैं जो सारे लोग पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा था, मैं टाइगर एनिमेशन का एडिटर जैंग हूँ। मैंने ही फेयरवेल सॉन्ग में एआई का यूज़ किया था। मुझे लगा था कोई भी नोटिस नहीं करेगा, लेकिन ये अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से जाई को सफ़र करना पड़ रहा है। मैं खुद अपने पे बहुत शर्मिंदा था, इसलिए मैंने ये पोस्ट किया। नेक्स्ट डे मिस्टर जैंग अपने सारे सामान के साथ बाहर आते हैं। ऑफिस के सारे लोग मिस्टर जैंग को इमोशनल होकर कुछ ना कुछ दे रहे थे। मिस्टर वांग पीछे से आके सबको कहते हैं, अगर तुम लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम लोग भी चले क्यों नहीं जाते। ये बात सुन के एक लड़की जॉब छोड़ देती है और एक एक करके सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं। मिस्टर जैंग चले जाते हैं। मान ये सब देख रही थी। अब मिस्टर वांग बहुत परेशान थे। वो मिस्टर जैंग से बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं और इन सबको बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बता देते हैं। लेकिन मिस्टर जैंग तो अब पूरी तरह से गुस्से में मिस्टर वांग को बातें सुना के कॉल रख देते हैं। मिस्टर वांग अब परेशान होकर अपने एक एक एम्प्लॉइज को कॉल करता है, लेकिन सारे लोग उसके मुंह के ऊपर कॉल रख देते हैं। इधर मान और जी बैठ के बात कर रहे थे। जी अब मिस्टर जैंग की प्रॉब्लम्स को बताती है तो मान समझ जाती है कि जी ने मिस्टर जैंग की सच्चाई क्यों छुपाई। जी मान को फेयरवेल सॉन्ग फेस से ड्रॉ करने कहती है। मान हाँ कहती है और जी से आइडिया भी लेती है। जी पूछती है, तुम अब हमारे साथ काम करोगे ना। मन कहती है हाँ, और यहाँ दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इधर चोंग सबके साथ बैठा था। यान कहता है, मैं नानचैंग वापस जा रहा हूँ जॉब करने। सब हैरान हो जाते हैं। बेसी पूछता है, तुम स्नोबोर्डिंग छोड़ रहे हो। यान कहता है, स्नोबोर्डिंग मेरे लिए नहीं है। यान अब कहता है, बचपन से ही मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत ऑर्डिनरी था। मैं एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन अब तो उसे मेरा नाम तक याद नहीं है। मैं डिप्रेशन में चला गया था। फिर मैंने एक दिन ऑनलाइन में देखा कि 1 घंटा स्नोबोर्डिंग करने से बहुत कैलोरीज घटती है, इसलिए मैं बेसान आ गया। मैंने मेरे लिए मेरी फैमिली से कुछ साल मांगे थे, लेकिन अब मेरा वापस जाने का टाइम आ गया है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे यहाँ पे तुम लोग मिले। सारे लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, लेकिन सभी यान के बेस्ट फ्यूचर के लिए टोस्ट करते हैं और बेसी भी इमोशनल होकर यान को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट डे यान अपना सामान लेके बाहर आता है और सबको कहता है कि कोई भी मुझे हग नहीं करेगा वरना मैं रो दूंगा। होयान कहती है, ग्रुप चैट मत छोड़ना। बेसी तो इमोशनल हो गया था। यान अब सबको छोड़ के चला जाता है। इधर नानचैंग में जी मैन को अपने स्टूडियो में लेके आती है और सबको कहती है कि हम फिर से साथ में काम करेंगे। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जी को अब कंपटीशन की कमेटी का कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि हमने सारे फेक वोट्स हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप जीत चुके हो। ये सुन के सारे लोगों का खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। इधर शन भी हंस रही थी। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन का अवार्ड गिविंग सेरेमनी चल रहा था, जहां पहले तो थर्ड और सेकंड होने वाले को अवार्ड मिलता है और फिर फर्स्ट यानी विनर जी को स्टेज पे बुलाते हैं और उसे अवार्ड देते हैं। सब जी के लिए ताली बजा रहे थे। जी अब पहले तो अपना थैंक यू स्पीच देती है और फिर अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताती है और फिर अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताने लगती है। चोंग भी उसका स्पीच टीवी पे देख रहा था। जी अपने आइडल की बात करते हुए फिर से चोंग की यादों में खो जाती है। फिर अपनी स्पीच कंप्लीट करती है और सब जी के लिए क्लैपिंग करते हैं। जी और उसके टीममेट्स तो बहुत खुश हो रहे थे। सेरेमनी के बाद जी और सब अवार्ड के साथ सेल्फी लेते हैं। वहाँ मिस्टर जैंग आके सभी का फोटोस लेंगे। जी मान को भी उनके साथ फोटो लेने के लिए ले लेती है। फिर मिस्टर जैंग भी उनके साथ सेल्फी लेते हैं। इधर हुआलिन में शन के पेरेंट्स शन की फ़ोटो देखती है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे।
शेन के मॉम और डैड को शेन पे बहुत प्राउड फील हो रहा था। अब चोंग जी के पोस्ट पे कमेंट करता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर वो चला जाता है। अब जी अपनी टीम के साथ कॉमिक पे काम करने लग जाती है और सारे लोग मिलके अच्छे से मन लगा के कॉमिक बनाने लगते हैं। जी अब फेयरवेल सॉन्ग को पोस्ट करके उसके रिव्यूज़ देखती है जो लोगों को बहुत पसंद आए थे। ये देख के सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इधर यान तो अपने घर पे अपने भाई के साथ जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन वो फेल हो रहा था, तो यान रिज्यूमे में एक्सपीरियंस में स्की कोच लिख देता है। इधर नैन के पास कुछ इंटरव्यूज़ रिज्यूमे आते हैं, वहाँ वो एक नाम देखती है जाओ कियान, जो उसके डॉग का नाम था। वो एक्सपीरियंस में बेसन स्की कोच देखती है और फोटो में यान को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। इधर यान के पास नान के सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो कहती है आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है और बॉस पर्सनली आपका इंटरव्यू लेंगे। ये सुन के यान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे यान इंटरव्यू देने आता है। वो एक फॉर्म फिल कर रहा था, तभी वहाँ नैन आती है। यान नैन को देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाता है। यान सेक्रेटरी से पूछता है ये कौन है। वो कहती है ये इस कंपनी की बॉस है, इन्होंने कॉलेज में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। नैन अब यान को गुड लक विश करती है मैसेज करके। अब यान नैन के ऑफिस में काम शुरू कर देता है। नैन जी को मैसेज करती है कि एक न्यू एम्प्लॉय आया है और वो बहुत क्यूट है। जी कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। अब ऑफिस के बाद नैन और यान क्लब में थे। यहाँ नैन पूछती है क्या हम बेसान से भी पहले कहीं पे मिले हैं। यान कहता है नहीं। अब वेटर ड्रिंक देता है। यान नैन के ड्रिंक से पाइनएप्पल लेके कहता है तुम्हें इससे एलर्जी है ना। नैन पूछती है तुम्हें कैसे पता। अब यहाँ यान को देख के नैन को पुराना यान याद आता है। वो पास्ट सोचती है, उसने बताया था यान को कि उसे पाइनएप्पल से एलर्जी है, और तब जब यान ने उसे प्रपोज किया था तो नैन ने उसे बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। नैन यान से पूछती है तो यान कहता है वो सब पास्ट है, मैं उसके बारे में अब नहीं सोचता। नैन कहती है अब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तो मैं फेस कैसे करूं। यान कहता है अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा, पर नैन कहती है मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स को अलग रखती हूँ। यान स्माइल करता है, दोनों टोस्ट करते हैं और नैन तो बस यान को ही देखी जा रही थी। रात में नैन जी को यान के बारे में बताती है। जी कहती है तुम पहले ही उसे 2 बार रिजेक्ट कर चुके हो, अगर ये तीसरी बार भी हुआ तो, अगर तीसरी बार भी तुमने उसे हर्ट किया तो। नैन कहती है मैं ट्राई करूंगी कि ऐसा ना हो, लेकिन सच में मैंने पहले कभी किसी को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। जी उसे सोचने के लिए कह के कॉल रख देती है। इधर यान वापस घर आता है और अपने भाई को नैन के बारे में बताता है। उसके भाई को पता था कि नैन यान का सीनियर थी। यान पूछता है क्या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। उसका भाई कहता है काम काम होता है और तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत भी है, इसलिए काम मत छोड़ो। यान हाँ कहता है और यहीं पर एपिसोड 19 एंड हो जाता है। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में नैन अपने डॉग को कह रही थी कि वो इतने सालों से मुझे डेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने 2 बार उसका दिल तोड़ दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब इधर हुआलिन में चाइनीज़ न्यू ईयर के दिन चोंग शन का प्रोसेस लेके आता है। शन उसे खुद ओपन करती है और अपने न्यू पैरों को हाथ में लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। शन उसे लगा लेती है और चोंग वीडियो कर रहा था। शन के मॉम और डैड उसे उठने में हेल्प करते हैं। शन खड़ी होती है और ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा था। शन अब चलती है और सारे लोग खुशी में रोने लगते हैं। कुछ देर बाद शन दाई को कॉल करती है और अपने प्रोसेस के बारे में बताती है और दिखाती भी है। शन ने दाई के दिए हुए शूज़ पहने थे। यहाँ दाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है और शन को कहता है मेरे लिए वेट करना, जब मैं वापस आऊँगा तो हम वो सब करेंगे जो जो हमने मिस किया है। शन हाँ कहती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। अब कॉल रखने के बाद दाई बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब डिनर के टाइम में शन चोंग को उन सब के लिए थैंक्स कहती है जो जो उसने शन के लिए किया है और दोनों टोस्ट करते हैं। चोंग अब यहाँ अपने पेरेंट्स को कहता है मुझे अब ट्रेनिंग के लिए जाना
होगा तो उसके पेरेंट्स सैड हो जाते हैं। मिसेस शेन उठ के चली जाती है और वापस आके चोंग को एक ग्लव्स देती है। चोंग को पास याद आता है वो वाला दिन जब उसने पहला मेडल जीता था। चोंग के मॉम और डैड भी स्नोबोर्डर्स थे, तो वो कहता है कि मैं आप दोनों के जैसा ही एक अच्छा स्नोबोर्डर बनूंगा और बहुत सारे मेडल्स भी लाऊंगा। प्रेजेंट में चोंग के डैड कहते हैं हम पेरेंट्स हैं, इसीलिए हम तुम दोनों को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम तुम्हारी लाइफ को ऐसे रिग्रेटफुल नहीं कर सकते। अब शेन की मॉम कहती है तुम जाओ ट्रेनिंग करो, लेकिन प्रॉमिस करो तुम सेफ वापस आओगे। चोंग प्रॉमिस करता है वो सेफ और मेडल के साथ वापस आएगा। अब शेन जी को वीडियो कॉल करती है और अपने पैर दिखाती है। जी भी बहुत खुश होती है। शेन वीडियो कॉल में चोंग को दिखाती है और जी को कहती है मेरे भाई ने गिव अप नहीं किया है, वो बस अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने आया है, क्या तुम उसे थोड़ा वक्त दोगी। पर जी शेन को न्यू ईयर विश करके कॉल रख देती है। चोंग आके अब जी को न्यू ईयर मैसेज टाइप करता है। अब जी और चोंग दोनों के पास्ट को सोचती है और मेमोरीज में खो जाते हैं, लेकिन फिर ब्रेकअप के टाइम का सोच के जी रोने लगती है और चोंग न्यू ईयर मैसेज जी को नहीं भेजता। अब चोंग वही वापस आता है जहाँ से वो चला गया था, ट्रेनिंग प्लेस। वो वहाँ स्नोबोर्ड पहन के प्रैक्टिस करने लगता है, तभी वहाँ पे कोच वांग और दाइदू आता है। दाई चोंग को टीम जैकेट देता है। चोंग उसे पहनता है और कोच कहता है रेडी रहना दोनों ट्रेनिंग के लिए। अब स्टार्ट होता है चोंग और दाइदू की ट्रेनिंग ओलंपिक के लिए। दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। इधर यान नानचंग यूनिवर्सिटी में सर्वे कर रहा था। वहाँ एक रैंडम लड़की आके यान की हेल्प करती है और यान से उसका वीचैट आईडी ले लेती है। ये सब नैन देख लेती है तो यान उसे एक्सप्लेन करता है। दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे नैन का एक मेमोरी था। यूनिवर्सिटी में कोई एक पर्सन नैन के लिए नूडल्स बनाता था, लेकिन कौन ये नैन को भी नहीं पता था। नैन ने सेम नूडल्स का टेस्ट सीचैंग में यान के हाथों खाया था, जो टेस्ट नैन को याद था, जो सुन यान को थोड़ी खुशी होती है। इधर सारे लड़के रनिंग कर रहे थे, लेकिन सभी चोंग से आगे चले गए थे। चोंग बहुत थक गया था। फिर कोच आके चोंग को अपने सांसों को कंट्रोल करने के लिए कहता है। फिर चोंग भागता है और आगे चला जाता है। इधर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से दोनों मिलते हैं। डायरेक्टर तो यान को पहचान ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्लिम हो गया था। दोनों अब डायरेक्टर से डिस्कस करके उनके कामों को समझाते हैं। इधर चोंग बिना रेस्ट लिए ट्रेनिंग कर रहा था, तो दो जूनियर्स उसको लेके गॉसिप कर रहे थे। तब दाइदू आके उनको प्यार से सबक सिखाता है, तो दोनों चुप हो जाते हैं और दाई चला जाता है। अब दाई और चोंग बैठ के खाना खा रहे थे। तब चोंग थोड़ा परेशान था अपने ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस को देख के, तो दाई उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन चोंग वहाँ से उठ के चला जाता है। इस तरफ यान ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। वहाँ नैन आती है और यान को डिनर पे चलने के लिए कहती है। यान कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर नैन नहीं जाती और यान की हेल्प करने लगती है, तो यान भी उसे कुछ नहीं कहता। इधर चोंग को ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दाई ये सब देख रहा था और वो चोंग को डांट के मेडिकल रूम में लेके आता है, जहाँ डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं। वहाँ कोच भी आते हैं और चोंग को डांटने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें समझाता है कि चोंग की बॉडी बिल्कुल ठीक है, बस उसे हार्ड ट्रेनिंग नहीं करना है। तुम्हारा बॉडी इतने दिन ट्रेनिंग ना करने की वजह से कमज़ोर हो गया है, लेकिन लिमिटेड ट्रेनिंग करते हुए तुम फिर से ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर चले जाते हैं और कोच दाई को भी जाने के लिए कहते हैं। कोच अब अकेले में चोंग से पूछते हैं क्या तुम वापस आके पछता रहे हो। चोंग कहता है आपको क्या लगता है। कोच कहता है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, लेकिन तुम जो अपने आप को मजबूर कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम एक बेस्ट स्नोबोर्डर हो, लेकिन ओवर ट्रेनिंग सबके लिए ही बुरा होता है। चोंग उनकी बात समझ चुका था। कोच कहता है प्रॉमिस करो तुम मेरी बात मानोगे। चोंग प्रॉमिस करता है और कोच कहते हैं अगर मेरी बात नहीं मानी तो। तब पीछे से दाई आके कहता है तो तुम पूरी ज़िंदगी सिंगल रहोगे। ये सुन के चोंग दाई को मारने जाता है। इस तरफ ऑफिस में नैन यान की हेल्प करती है काम ख़त्म करने में। अब नैन यान को डिनर करने के लिए चलने कहती है। दोनों रेस्टोरेंट आते हैं और यहीं पर एपिसोड 20 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।